नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, खुशखबरी लेके आया हूं दोस्तों। बल्ले बल्ले हो गया है। जी हां, 8वां पे कमीशन का गैजेट नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी कर दिया है। जी हां, अधिसूचना जारी हो गई है और जैसे मैं वादा करता हूं, सबसे पहले आपको यह जानकारी सैनिक पाठशाला से मिल रही है। दोस्तों, आगे आपको गैजेट भी दिखाऊंगा। सभी चीजों को तय कर दिया गया है। 8वां पे कमीशन किस तरीके से काम करेगा, किन किन बिंदुओं पर काम करेगा, किनको लागू रहेगा, क्या बोनस और अलाउंसेस भी बढ़ेंगे, सब कुछ तय कर दिया है भारत सरकार ने। बेहद महत्वपूर्ण है। गैजेट नोटिफिकेशन है दोस्तों, अधिसूचना है जो जारी हो चुकी है। आगे आपको पूरा अधिसूचना दिखाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, अंग्रेजी में भी समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन ऐसा वाला वीडियो जो है सालों में एक बार आता है दोस्तों, ऐसी जानकारी वाला वीडियो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक तरफ से बिल्कुल स्किप किए बगैर ही देखिएगा, क्योंकि 8वां पे कमीशन का पूरा प्रारूप है आज के इस वीडियो में दोस्तों। और गैजेट नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, हर एक बारीकी को आपको समझाऊंगा। चाहे आप केंद्र कर्मचारी हैं, चाहे आप केंद्र के पेंशनर हैं, चाहे किसी भी विभाग के हैं, आप डिफेंस के हैं, रेलवे के हैं, अर्धसैनिक के हैं, किसी भी विभाग के हैं, जिनको 8वां पे कमीशन लागू है, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हुए हैं। बहुत सारे पेंशनर्स की शिकायतों को भी दूर किया गया है इस गैजेट में, जो आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सैनिक पाठशाला के वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़े दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई ये जानकारियां हैं, इसलिए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, स्किप किए बगैर पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फटाफट से मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं। खुशखबरी, 8CPC का गैजेट जारी हो गया है दोस्तों। 3 नवंबर 2025 का ये गैजेट है, यानी कि कल का गैजेट है। किस किस को लागू रहेगा 8CPC, हो गया साफ दोस्तों। किन किन भत्तों में बढ़ोतरी क्लियर कर दिया गया है। पीएलबी और नॉन पीएलबी, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, उस पर भी हो जाएगी सिफारिश 8वें पे कमीशन द्वारा। आगे एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस सबका पेंशन रिवीजन और ग्रेच्युइटी पर भी होगी सिफारिश। जी हां दोस्तों, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेगी 8वीं पे कमीशन, वो भी क्लियर हो गया। अलग अलग विभागों से अलग अलग सब कमिटी बनाने की भी छूट दी गई है। ये बड़ी बात है। कई सारे पेंशनर्स के कर्मचारियों का, जो डिफेंस वाले हैं खास करके, उनकी ये शिकायत थी कि जो कमीशन बनी है, जो कमेटी बनी है, वहां डिफेंस का कोई नहीं है। उनको पता ही नहीं चलेगा कि डिफेंस के अंदर क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या विसंगतियां हैं। तो लो, अब उसका भी निपटारा हो गया है और सरकार ने छूट दे दी पे कमीशन को कि अगर पे कमीशन चाहे तो अलग विभागों से अलग अलग जो है एक्सपर्ट्स को एडवाइजर के तौर पर या सब कमिटी के तौर पर जो है ला सकती है, उनको अपॉइंट कर सकती है और उनसे परामर्श सुझाव ले सकती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। और अगला पॉइंट, ऑफिस कहां होगा, समय कितना लगेगा, और साथ ही साथ क्या इस गैजेट में फिटमेंट फैक्टर भी क्लियर हुआ है, ये भी आगे बताऊंगा। तो चलिए सीधा सीधा हम गैजेट देखेंगे। पहले हिंदी में समझाऊंगा, फिर अंग्रेजी में समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए गैजेट देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप भारत का राजपत्र देख पा रहे हैं, यानी कि द गैजेट ऑफ इंडिया, और ये 8वें पे कमीशन का गैजेट है दोस्तों। 3 नवंबर 2025 का ये गैजेट है। जैसे आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। सारी बारीकियां 8वें पे कमीशन की इस गैजेट में सम्मिलित हैं। तो पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, उसके आगे अंग्रेजी का वर्जन भी दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग संकल्प, नई दिल्ली, 3 नवंबर 2025। भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो निम्न अनुसार होगा। अध्यक्ष रहेंगी श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, और सदस्य, अंशकालिक सदस्य रहेंगे, वो रहेंगे प्रोफेसर पुलक घोष, और सदस्य सचिव रहेंगे श्री पंकज जैन। आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे, यानी कि किन किन विषयों के ऊपर आयोग का काम होगा वो इस तरीके से है।
पहला पॉइंट है, कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युक्ति संगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं, लाभों, नगद अथवा वस्तु के रूप में सहित उपलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहार्य परिवर्तनों की सिफारिश करना। देखिए दोस्तों, किन को लागू रहेगा 8वां पे कमीशन, सब कुछ क्लियर है। देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों के से संबंधित कार्मिक, संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है, और संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, इन पर लागू रहेगा 8वां पे कमीशन। अब पेंशनर्स का क्या है, आगे सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। टिप्पणी इसमें दी गई है, नोट दिया गया है, न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 1993 के अपने दिए गए निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुपालन करेगा। अर्थात न्यायाधीशों एवं प्रशासनिक कार्यपालिका की सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होगा, और कि न्यायाधीश की सेवा शर्तों को न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, सरकारी सेवा में प्रतिभाओं की को आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना भी पे कमीशन का काम रहेगा। अगला पॉइंट, निष्पाद और उत्पादकता के सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना तथा उत्पादकता और निष्पाद के में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता और निष्पादन संबंधी मापदंडों पर सिफारिशें करना। यह महत्वपूर्ण है, यह बोनस से जुड़ा हुआ, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इस पर भी सिफारिश होगी। मौजूदा भत्तों और उनकी स्वीकार्यता की शर्तों में समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनकी युक्तिकरण और सिफारिश करना, यानी कि पेमेंट के साथ साथ अलाउंसेस के ऊपर भी पे कमीशन द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एकीकृत पेंशन योजना सहित के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी की समीक्षा और उस पर सिफारिशें करना, यानी कि एनपीएस के कर्मचारियों की जो ग्रेच्युइटी है, जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी, उस पर भी समीक्षा करके सिफारिशें करना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एकीकृत पेंशन योजना सहित के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी और पेंशन की समीक्षा करना तथा नीचे दिए गए पैरा 4(3) को ध्यान में रखते हुए उन पर सिफारिशें करना। यहां पर पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन का पॉइंट है दोस्तों, ये का 2 नंबर पॉइंट देखिए, एनपीएस, यूपीएस, यहां पर एनपीएस के बारे में कहा गया है, यूपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि यहां कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों, यानी कि इसमें ओपीएस भी शामिल है, ओपीएस की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युइटी, यानी कि यहाँ पर रिटायरमेंट कम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी की बात है और साथ में पेंशन की भी बात है। ये देखिए, और पेंशन की समीक्षा करना तथा नीचे दिए गए पैरा 4(3) को ध्यान में, अब इसमें 4(3) को ध्यान में कैसे रखना है वो भी आगे समझाऊंगा। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना। सबसे पहले, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता। जी हाँ, ये ऑलरेडी जो प्रेस नोट जारी किया था इसमें भी ये पॉइंट्स थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें, यानी कि 8वां पे कमीशन देने के बाद भी खर्चा के लिए, वेलफेयर के लिए पैसा बच जाए, ऐसा यहाँ कहा गया। और जो 4 नंबर का जो पॉइंट है, 3 नंबर का, ये 3 नंबर का पॉइंट ओपीएस से जुड़ा हुआ पॉइंट है दोस्तों। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, इसमें क्या लागत रहेगी उसके ऊपर भी विचार विमर्श करना और रिकमेंडेशन करना, ये बड़ी बात है, ओपीएस से जुड़ी हुई बात है।
अगला पॉइंट है, उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं कि वित्तीय व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभावों को भी ध्यान में रखना है। पे कमीशन ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धित संरचना लाभ और कार्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना पड़ेगा, ये भी यहां पर कहा गया। अब देखिए अगला पॉइंट 3 नंबर, आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यानी कि दोस्तों जो एक पॉइंट आ रहा था कि जो कमिटी है, कमिटी में जो 3 सदस्य या चेयरमैन हैं, उनमें से कोई भी डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, उनको सैनिक जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो सैनिकों के पे पेंशन के बारे में रिकमेंडेशन अच्छा शायद ना करें, ऐसा जो है डाउट किया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने एक छूट दे दी है, कमिटी अगर चाहे तो अलग से सब कमिटी हो या जो सलाहकार हो उनको नियुक्त कर सकती है। यानी कि अगर ये कमेटी चाहे तो डिफेंस पेंशनर से किसी को ले सकती है, डिफेंस मंत्रालय से किसी को ले सकती है, या जो सर्विस में जो फौजी हैं, फौजी में से भी किसी को ले करके इस परामर्श ले सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकती है, या उनको भी एक सब कमिटी के रूप में, सब मेंबर के रूप में तैनात कर सकती है। ये भी यहां पर क्लियर कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। यानी कि सूचना कहीं से भी कैसे भी इस तरीके की सूचना जो पे कमीशन को जो है इफेक्ट कर सके, ऐसी सूचनाओं को एक्सेप्ट कर सकता है आयोग। ये बड़ी बात है। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ये भारत सरकार के जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों 3 नंबर पैराग्राफ में। चौथा पैराग्राफ देखिए, आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। जी हां, दिल्ली में होने वाला है आयोग का मुख्यालय, यानी कि जो ऑफिस खुलेगा वो दिल्ली में खुलेगा दोस्तों। अब देखिए 5 नंबर का पॉइंट, आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने की समय अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। यानी कि पे कमीशन के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। लेकिन इसके आगे महत्वपूर्ण और एक पॉइंट है, आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। यानी कि दोस्तों मूल जो टोटल रिपोर्ट है उसको सबमिट करने से पहले अगर आयोग चाहे तो अंतरिम रिपोर्ट यानी कि छोटा रिपोर्ट भी बीच में सबमिट कर सकता है। ये छूट भी आयोग को दे दी गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हो सकता है बीच में जो है अगर पे कमीशन को लागू होने में देरी दिखाई देती है तो बीच में कुछ चीजें जल्दी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ऐसा भी इस सेंटेंस से, इस पैराग्राफ से आभास मिलता है दोस्तों। अब देखिए वी वोलनाम सचिव हैं, उन्होंने साइन किया है और ये आदेश है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, जो कि प्रकाशित हो चुका है। और यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित किए जाएं। अब दोस्तों मैं आपको अंग्रेजी में भी समझाता हूं, क्योंकि ये एक बेहद अहम महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो सकता है हिंदी में व्यवहार किए गए, हिंदी में यूज किए गए बहुत सारे जो शब्दावली हैं, जो शब्द हैं, वो बहुत सारे व्यूअर्स को समझ में ना आए हो। बेशक थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन आप वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि ये पे कमीशन के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दोस्तों। पे कमीशन जो 10 साल में एक बार आता है, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रिजोल्यूशन, न्यू दिल्ली 3 नवंबर 2025। मैं फटाफट से पढ़ के समझा देता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट द 8th सेंट्रल पे कमीशन कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग: चेयरपर्सन श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, मेंबर पार्ट टाइम प्रोफेसर पुलक घोष, मेंबर सेक्रेटरी श्री पंकज जैन, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं। अगला पॉइंट, द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ द कमीशन विल बी एज फॉलोज, यानी कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। पहला, to examine and recommend changes that are desirable and feasible in the emoluments, including pay, allowances and other facilities, benefits in cash or kind, having regard to rationalization, contemporary function requirement and the specialized need of various departments, agencies and services in respect of following categories of employees। और किन किन को लागू रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल। दूसरा पॉइंट, पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज,
personnel belonging to defense forces, personnel of union territories, officers and employees of the Indian Audit and Account Department, member of the regulatory bodies excluding RBI set up and under the Act of Parliament, officers and employees of the Supreme Court, officers and employees of high courts whose expenditure is borne by the union territories, and judicial officers of the subordinate courts in the union territories। यानी कि दोस्तों किन के लिए लागू रहेगा ये यहां बता दिया गया है नोट में, उसी जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर के बेस पर जो लागू रहेगा उसके बारे में बताया गया। अगला पॉइंट समझते हैं बी में, टू वर्क आउट एन इमोलुमेंट स्ट्रक्चर कंड्यूसिव टू अट्रैक्टिव टैलेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, प्रमोटिंग एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क कल्चर। यानी कि अच्छा सा अच्छा मैन पावर अट्रैक्ट हो सरकारी जॉब में, सरकारी नौकरी में, उसको ध्यान में रखना है। टू एग्जामाइन एंड द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ बोनस, यानी कि बोनस के ऊपर भी है दोस्तों, विद अ व्यू टू इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड पैरामीटर्स फॉर अप्रोप्रिएट इंसेंटिव स्कीम टू रिवार्ड एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। अगला पॉइंट दोस्तों, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ देयर एडमिसिबिलिटी एंड रिकमेंड देयर रैशनलाइजेशन कीपिंग इन व्यू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ अलाउंसेस। देखिए अब यहां पर पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ई नंबर पॉइंट में, टू रिव्यू द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी ऑफ एम्प्लॉइज बोर्न ऑन द नेशनल पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड मेक रिकमेंडेशंस देयरऑन। यानी कि यूपीएस और एनपीएस के लिए ये पॉइंट है दोस्तों, उनका पेंशन रिवीजन और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी का रिवीजन। अगला पॉइंट है हमारे लिए ओपीएस के लिए, to review the death cum retirement gratuity and pension of employees not born on national pension scheme including unified pension scheme and make recommendations thereon keeping in view para F3 below। यानी कि नीचे जो पहले भी वो पॉइंट दिया गया था उसके हिसाब से पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम का भी इसमें जिक्र है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम का ही है 2 नंबर पॉइंट। अब देखिए एफ में, एफ का 3 नंबर पॉइंट भी मैं समझाऊंगा, उसमें क्या बताया गया है, टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द अबव कीपिंग इन व्यू, यानी कि रिकमेंडेशन बनाते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना है ये यहां बताया गया है। द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री एंड द नीड ऑफ फिस्कल प्रूडेंस। अगला पॉइंट, द नीड टू इंश्योर दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर्स। अगला पॉइंट, द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, ये आ रहा है ओपीएस में, इसको भी ध्यान में रखते हुए पे कमीशन बनाना है, यानी कि जो ओपीएस है उसको भी ध्यान में रखा जाए, ये यहां बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ओपीएस भी 8वें पे कमीशन में इंक्लूड हो जाता है इस लाइन से। अगला दोस्तों, द लाइकली इंपैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑन द फाइनेंशियल एंड स्टेट ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच यूजुअली अडॉप्ट द रिकमेंडेशंस विथ सम मॉडिफिकेशंस। ये पॉइंट ऑलरेडी प्रेस नोट में भी था। The prevailing emolument structure, benefits and working conditions available to employees of central public sector undertakings and private sector, ये भी ऑलरेडी प्रेस रिलीज में भी मौजूद था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और जो पीएसयू हैं उनके साथ भी कंपेयर किया जाना जरूरी है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, 3 नंबर का पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कमीशन विल डिवाइस इट्स ओन प्रोसीजर एंड मे अपॉइंट सच एडवाइजर, इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स एज इट मे कंसीडर नेसेसरी फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। यानी कि किसी और को भी अपॉइंट करने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है, यानी कि अगर कमीशन को डिफेंस के अंदर की चीजें पता ना चले, पूर्व सैनिकों की क्या समस्याएं हैं वो पता ना चले, तो हो सकता है कि किसी डिफेंस का जानकार या पूर्व सैनिक से ही किसी को जो है नियोजित करने का अधिकार पे कमीशन को होगा, ये छूट दे दी गई है। It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries and departments of Government of India shall furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Pay Commission. आगे, द गवर्नमेंट एंड ऑफ इंडिया ट्रस्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट सर्विस एसोसिएशन एंड अदर कंसर्न विल एक्सटेंड टू द कमीशन देयर फुलेस्ट कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस। यानी कि बाकी विभागों को, मंत्रालयों को भी ये हिदायत दे दी गई है कि पे कमीशन को पूरा सहयोग दिया जाए। अगला पॉइंट है, द कमीशन विल हैव इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली, दिल्ली में इसका ऑफिस रहेगा, हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में रहेगा। आगे, द कमीशन विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 3 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, अब आगे 18 महीने का समय पे कमीशन को दिया गया है। उसके ऊपर लेकिन महत्वपूर्ण और एक है, इट में कंसीडर इफ नेसेसरी सेंडिंग इंटरिम रिपोर्ट्स ऑफ
एनी ऑफ द मैटर एज एंड व्हेन द रिकमेंडेशंस आर फाइनलाइज्ड, यानी कि अगर रिकमेंडेशन बन जाए तो इसके ऊपर कोई अगर अंतरिम रिपोर्ट सबमिट करना चाहे पे कमीशन तो उसको सबमिट कर सकता है, ये भी छूट दे दी गई है। अब देखिए ऑर्डर कहां-कहां किन-किन को दिया गया है, ये भी यहां पर लिखा गया है, सभी मंत्रालयों को, सभी विभाग को दिया गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये ऑर्डर है, महत्वपूर्ण ये गैजेट है, ये भारत सरकार का गैजेट है, ये भारत सरकार द्वारा राजपत्र जारी किया गया है 8वें पे कमीशन को लागू करते हुए, 8वें पे कमीशन का दोस्तों पूरा प्रारूप को सामने रखते हुए। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों, आपको लगभग सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। 8वां पे कमीशन का गैजेट जारी हो चुका है। आने वाले समय में अब ये 8वां पे कमीशन क्या क्या काम करेगा, किन किन लोगों के साथ मीटिंग्स करेगा, कौन से विभागों में विचार विमर्श करेगा, सभी जानकारियों को पाने के लिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ये जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों सभी सवाल आपके जवाब मिल गए, लेकिन क्या इस सवाल का आपको जवाब मिला? फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों कई सारे सवाल मुझे अब आएंगे कि अब गैजेट जारी हो गया, फिटमेंट फैक्टर क्या है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर जब रिकमेंडेशन सबमिट होगा पे कमीशन का तब जाकर के पता चलेगा, या बीच में भी जब पे कमीशन मीटिंग्स वगैरह करती रहेगी, हो सकता है उस समय में भी फिटमेंट फैक्टर के बारे में कुछ जानकारियां निकल के आए। अभी फिटमेंट फैक्टर तय नहीं होगा, लेकिन बाकी पूरा का पूरा प्रारूप 8वें पे कमीशन का इस गैजेट में तय कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी बड़ी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।